नमस्कार दोस्तों, श्री राम क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, अपने पढ़ रहे हैं पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, थोड़ा सा रिवीजन करते हैं फिर आगे चलते हैं। पाचन तंत्र की बात करें तो दो क्वेश्चन अपने ने देखे थे। पहले देखा था पाचन तंत्र में कौन कौन से अपने शरीर के अंग आते हैं। तो पाचन तंत्र में सबसे पहला था एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल। उसकी लंबाई कितनी, लगभग 10 मीटर। उसमें आता क्या है, अपना मुंह, ईसोफेगस जिसे ग्रास नली कहते हैं, फिर आता है स्टोमक, आमाशय, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, फिर मलाशय जिसे हम रेक्टम बोलते हैं। फिर अपने देखा था पाचन का क्रम, ऑर्डर ऑफ डाइजेशन, पाचन कैसे होता है। तो सबसे पहले हम भोजन को ग्रहण करते हैं जिसे हम अंत्यग्रहण बोलते हैं, इंजेक्शन बोलते हैं। फिर भोजन का पाचन होता है, डाइजेशन होता है। फिर भोजन का अवशोषण होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। फिर स्वांगीकरण होता है जिसे हम कहते हैं एसिमुलेशन। और फिर होता है मल परित्याग, डिफिकेशन। ये अपने ने दो ऑर्डर देखे थे, एक तो पाचन का क्रम देखा था और एक पाचन तंत्र का क्रम। फिर अपने ने एक एक अंग उठाया जो पाचन तंत्र में आता है। सबसे पहले अपने ने मुंह उठाया, माउथ। मुंह में तीन चीजें हैं, एक है दांत, एक है लार ग्रंथियां और एक है जीवा जिसे हम बोलते हैं जीभ। दांत अपने ने पढ़े थे और भी उससे संबंधित आज बातें देखेंगे। दांतों में अपने ने क्या क्या पढ़ा है। दांत है जो उसका अध्ययन कहलाता है ओडेंटोलॉजी। दांत जिन कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उन्हें हम कहते हैं ओडेंटोब्लास्ट। दांतों के ऊपर एक पारदर्शी परत होती है जिसे हम एनामल कहते हैं, जो सब शरीर का सबसे कठोर, सबसे मजबूत भाग होता है। दांत होते हैं वो कैल्शियम व फास्फोरस से मिलकर बने हैं। तो दांत का सूत्र, रासायनिक सूत्र क्या हो गया, ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट, Ca3PO4 का होल ट्वाइस। फिर आपने ने देखा था कि एक मनुष्य के शरीर में दो जबड़े होते हैं। भाई मुंह में कितने जबड़े होते हैं देखा जाए तो दो, जो जिसमें 4 प्रकार के दांत होते हैं जो 8-8 के समूह में 4 बार क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। और वो 4 प्रकार के दांत हैं कौन कौन से। एक होता है इंसीजर जिसे हम कृंतक कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, कृंतक। एक होता है कैनाइन जिसे हम रदनक कहते हैं। एक होता है प्रीमोलर जिसे हम अग्रचावर्णक कहते हैं, अग्रचावर्णक। और एक होता है मोलर जिसे हम चावर्णक कहते हैं। तो आपको बताया गया था स्टार्टिंग के जो 2 दांत हैं उनको हम बोलते हैं कृंतक। फिर एक तीखा वाला दांत है उसे रदनक। फिर जो 2 दांत है उसे अग्रचावर्णक। और पीछे वाले जो 3 दांत हैं उसे हम बोलते हैं चावर्णक, मोलर टीथ। समझ में आई बात, उसे हम बोलते हैं मोलर टीथ। तो हमारे मुंह में 4 प्रकार के दांत होते हैं जो 8-8 के जोड़ों में 4 बार क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। फिर अपने ने देखे थे दंत सूत्र, तो 21-23 दंत सूत्र था। और मिल्की टीथ यानी वो दांत जो अपने जीवन में 2 बार आते हैं उन्हें हम दूधिया दांत बोलते हैं, मिल्की टीथ बोलते हैं। उसका दंत सूत्र क्या था, 2102। और एक बात और देखी, जो तृतीय चवर्णक होता है, थर्ड मोलर टीथ होता है, तृतीय चवर्णक होता है, उसे हम विजडम टीथ बोलते हैं। उसे हम अक्कल दाढ़ के नाम से भी जानते हैं। और ये लगभग 18 साल की उम्र के बाद ही आता है, विजडम टीथ, अक्कल दाढ़। ये बातें अपने ने कल के लेक्चर में देखी थी। अब आगे बढ़ते हैं, यानी इससे जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें अपने ने देखी थी। अब हम आगे देखते हैं। देखो, अपने मुंह में 4 प्रकार के दांत होते हैं जिसमें एक होता है इंसिजर, जिसमें एक क्या है, एक है इंसिजर जिसे हम बोलते हैं कृंतक। अब देखो, इससे संबंधित कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। जो 4 प्रकार के दांत हैं उनसे कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहले, कुल कितने होते हैं, कुल कितने इंसिजर होते हैं। तो एक जबड़े की बात करें तो कितने होते हैं, 4। और पूरे मुंह में यानी दोनों जबड़े की बात करें तो कितने हो जाएंगे, 8। एक जबड़े में 4 है तो 2 जबड़े में कितने हो गए, 8। फिर क्वेश्चन आता है कि हम जब पैदा होते हैं तो हमारे मुंह में दांत नहीं होते हैं।
तो हमारे मुंह में दांत आने स्टार्ट होते हैं। तो सबसे पहले कौन से दांत मुंह में आते हैं? तो उसका आंसर होता है कृंतक। यानी बच्चों में सबसे पहले कृंतक दांत क्या है, उगते हैं, आते हैं। ठीक है, तो बच्चों में सबसे पहले कृंतक, जिसे हम कैनाइन कहते हैं, बच्चों में सबसे पहले कृंतक कैनाइन आते हैं। सॉरी, कृंतक जिसे कैनाइन नहीं इंसिजर कहते हैं, जिसे हम इंसिजर कहते हैं, कृंतक इंसिजर आते हैं। कैनाइन तो रत्नक हो गया। तो बच्चों में सबसे पहले कृंतक इंसिजर क्या है, आते हैं। यानी हमारे मुंह में सबसे पहले कौन से दांत आते हैं? कृंतक इंसिजर आते हैं। ठीक है, इसको चाहो तो आप नोट कर लो, वैसे साथ साथ में नोट कर लिया होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, चूहे या खरगोश को आप देखते हो, क्या देखते हो? खरगोश के देखते हो आगे दांत बाहर निकले हुए होते हैं, चूहों को देखते हो दांत होते हैं जिससे वो वस्तुओं को क्या है, कुतरते रहते हैं। तो कौन से ऐसे दांत हैं जिसके कारण खरगोश व चूहे वस्तुओं को लगातार कुतरते रहते हैं? तो उसका आंसर होता है कृंतक इंसिजर। यानी खरगोश व चूहे इन कृंतक के माध्यम से ही क्या है, वस्तुओं को कुतरते हैं, और ये इनके क्या है, लगातार वृद्धि करते रहते हैं। अगर ये कुतरेंगे नहीं ना तो ये बढ़ते रहेंगे और उनकी उससे मृत्यु भी हो सकती है। तो ये इससे कारण वो बढ़ते हैं, लगातार वृद्धि करते रहते हैं, ये कुतरते रहते हैं ताकि इनकी क्या होती रहे, घिसाई होती रहे। समझ में आई? खरगोश व चूहे के ये जो कृंतक दांत है ना, वही लगातार वृद्धि करते रहते हैं, इसी से ये वस्तुओं को कुतरते रहते हैं ताकि इनकी प्रॉपर घिसाई होती रहे, नहीं तो इनकी इससे मृत्यु भी हो सकती है। तो क्वेश्चन क्या है, खरगोश वे चूहे के कृंतक जो इंसिजर होते हैं वो लगातार वृद्धि करते हैं। खरगोश व चूहे के कृंतक जो होते हैं वो लगातार वृद्धि करते हैं। इन्हीं की सहायता से वे वस्तुओं को कुतरते रहते हैं। वस्तुओं को कुतर देते हैं चूहे, जैसे घरों में डब्बों को कुतर देते हैं, कोई सोफा सेट है उसको कुतर दिया, कपड़ों को कुतर दिया। तो किन दांतों की सहायता से? कृंतक की सहायता से। अच्छा, फिर एक आपने देख रखा होगा, हाथी होते हैं, हाथी के जो बाहर निकले हुए होते हैं ना दांत, वो कौन से होते हैं? कृंतक होते हैं। और ऊपर वाले जबड़े से वो बाहर निकलते हैं तो उसे हम अपर इंसिजर कहते हैं। और अपर में भी कौन सा? सेकंड अपर इंसिजर। द्वितीय ऊपरी कृंतक जो होते हैं वह हाथी के क्या होते हैं? बाहर निकले हुए होते हैं। बात समझ में आई? हाथी के जो बाहर निकले हुए दांत हैं वो कौन से हैं? कृंतक हैं, इंसिजर है। कौन से कृंतक है? ऊपरी वाले जबड़े से, और ऊपरी वाले जबड़े से भी कौन से? सेकंड नंबर वाले। तो सेकंड अपर इंसिजर जो हैं, दूसरे, जैसे अपने दो है ना, पहला दूसरा, तो दूसरा जो कृंतक है वो हाथी का क्या होता है? बाहर निकला हुआ होता है। तो हाथी के कृंतक दांत बाहर निकले होते हैं। कौन से कृंतक? तो उसका आंसर होता है सेकंड अपर इंसिजर। सेकंड अपर इंसिजर जो द्वितीय ऊपरी कृंतक है, द्वितीय ऊपरी कृंतक है, वो क्या होते हैं? बाहर निकले हुए होते हैं। इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। कर लिया नोट? क्या बात बताई दोस्तों? अपने मुंह में जो कृंतक होते हैं वो होते हैं कुल कितने? 8।
बच्चों में सबसे पहले कौन से दांत आते हैं? कृंतक दांत आते हैं। खरगोश पे चूहे में लगातार कौन से दांत वृद्धि करते रहते हैं? कृंतक दांत वृद्धि करते रहते हैं। ये वृद्धि करते रहते हैं, अगर ये वस्तुओं को कुतरेंगे नहीं ना तो इनकी घिसाई नहीं हो पाएगी, जिसके कारण इनकी मृत्यु भी हो सकते हैं। तो इन्हीं दांतों की सहायता से वो वस्तुओं को लगातार क्या करते हैं? चीजों को लगातार क्या करते हैं? कुतरते रहते हैं। हाथी के जो बाहर निकले हुए दांत होते हैं वो कौन से होते हैं? कृंतक होते हैं। कौन से कृंतक होते हैं? सेकंड अपर इंसिजर, यानी द्वितीय ऊपरी कृंतक होते हैं। ये कृंतक से संबंधित क्वेश्चन था। अब एक क्वेश्चन आप पूछने की इच्छा हो रही होगी कि सर कृंतक का मुख्य काम क्या है? भाई मनुष्य में जो कृंतक दांत है उसका मुख्य काम क्या है? तो उसका मुख्य जो कार्य होता है वो होता है भोजन को काटना या कुतरना। जैसे मैं आपको एक बर्गर दे दूं तो आप बर्गर को खाओगे ना तो पीछे वाले दांतों से, ये जो तीखे वाले दांत है कैनाइन, इनसे नहीं खाओगे। आप क्या करोगे? इन कृंतक का यूज करोगे, करके ही उस बर्गर को क्या करोगे? काटोगे। बर्गर हो गया या सैंडविच हो गया उसको काटोगे, या चीजों को कुतरने के लिए आपको बोला जाएगा तो इसी दांतों का यूज करते हुए क्या करोगे? आप कुतरोगे उसको। ठीक है, तो मनुष्य में इसका कार्य क्या होता है? इसका फंक्शन क्या होता है? किसका? कृंतक का। कृंतक का कार्य क्या है? फंक्शन क्या है? भोजन को कुतरना या काटना। भोजन को कुतरना या काटने का काम कौन करता है? ये कृंतक करते हैं। भोजन को कुतरने या काटने का काम ये कृंतक करते हैं। तो देखो मैंने आपको क्या बात बताई, ये सारी बातें बताई है ना, समझ में आई बात? आगे चले, ये सारी बातें रिपीट भी करवा दी मैंने। तो ये हो गए अपने किसके फंक्शन और किसके इंपॉर्टेंट पॉइंट? कृंतक के, इंसिजर के। उसके बाद में सेकेंड नंबर दांत कौन सा है? रदनक। कौन सा है? रदनक, जिसे हम बोलते हैं कैनाइन। अच्छा, मनुष्य के एक जबड़े में 2 होते हैं और मुंह में कुल कितने होते हैं? 4। कितने होते हैं? 4। पहले इसका फंक्शन देख लेते हैं, इसका कार्य देख लेते हैं। इन रदनक का कार्य क्या है? तो इसका कार्य होता है भोजन को चीरना या फाड़ना। भोजन को चीरने या फाड़ने का काम कौन से दांत करते हैं? तो उसका आंसर क्या होता है? रदनक, जिसे हम क्या कहते हैं? कैनाइन कहते हैं। भोजन को चीरने या फाड़ने का काम कौन करते हैं? कैनाइन कहते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल है, मैं आपको कोई वस्तु दे दूं, उसको कहूंगा आपको दांतों से उसको चीरना या फाड़ना है। ना तो आप कृंतक से उसको चीर फाड़ सकते हो, ना आप उसको प्री मोलर मोलर से, चवर्ण का चवर्ण से चीर या फाड़ सकते हो। आप चीर या फाड़ने के लिए इन तीखे दांतों का ही यूज करोगे। कोशिश करके देख लेना, एक कपड़ा ले लो पतला सा, उसको फाड़ो दांतों से, तो आप ये जो तीखे वाले दांत है ना, इसी से उसको क्या करोगे? खींच के फाड़ोगे। ना तो हम आगे वाले कृंतक यूज कर पाएंगे और ना ही पीछे वाले चवर्णक या अग्र चवर्णक यूज कर पाएंगे। क्या करेंगे? ये रदनक ही यूज कर पाएंगे। तो भोजन को चीरने या फाड़ने में किसका यूज होता है? कृंतक का यूज होता है, रदनक का यूज होता है, कैनाइन का यूज होता है। समझ में आई बात? तो मांसाहारी जो जानवर होते हैं ना, मांसाहारी जानवर, वो इन रदनक का यूज करते ही भोजन को क्या करते हैं? चीरते हैं या फाड़ते हैं मांस को। ठीक है, फिर क्वेश्चन आता है सांप के जो दांत होते हैं, जो विष दंत होते हैं, पॉइजनस टीथ होते हैं, वो कौन से होते हैं? तो उसका आंसर होता है कैनाइन, रदनक। ये जो कैनाइन है इन्हीं में क्या होता है? विष होता है। तो सांप के जो विष दंत है वो कौन से हैं? कैनाइन, रदनक। पॉइजनस टीथ कौन से हैं? कैनाइन, रदनक। फिर क्वेश्चन आता है ये जो रदनक होते हैं वो शार्क मछली होता है, उसमें कितने होते हैं? तो उसका आंसर होता है शार्क मछली में ये जो होते हैं वो होते हैं 8। कितने होते हैं? 8। तो कुछ बिंदु देखे हैं अपने, देखते हैं क्या देखे हैं। मांसाहारी जानवर रदनक का उपयोग करके शिकार को चीरते या फाड़ते हैं। रदनक का उपयोग करके शिकार को चीरते या फाड़ते हैं। कौन? मांसाहारी जानवर। आगे चलते हैं। सांप के जो विष दंत है, पॉइजनस टीथ है, विष दंत है, वो कौन से होते हैं? रदनक
होते हैं। आगे चलते हैं, शार्क जो मछली होती है, शार्क में जो रदनक हैं वो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। कितने होते हैं? 8। शार्क में रदनक हैं वो कितने होते हैं? 8 होते हैं। पॉइंट समझ में आया? कार्य क्या है? भोजन को चीरना या फाड़ना। यहां तक कहानी समझ में आई? इसको नोट करो, फिर आगे चलते हैं। हो गया? आगे चले। देखो, अब बात आती है अग्र चवर्णक व चवर्णक की। अग्र चवर्णक व चवर्णक की, जिसे हम प्री मोलर टीथ कहते हैं और इसे हम क्या बोलते हैं? मोलर टीथ कहते हैं। इनका काम क्या होता है? भोजन को चबाना। इनका काम क्या है? भोजन को चबाना। आप खाना खाते हो ना, तो आप कृंतक का यूज करके भोजन को चबाते हो, ना रदनक का यूज करके भोजन को चबाते हो। हम भोजन जब चबाते हैं तो किसका उपयोग करके चबाते हैं? तो उसका आंसर होता है चवर्णक और अग्र चवर्णक। इसका काम होता है भोजन को चबाना। याद रह जाएगा, भोजन को चबाने में कौन से दांत उपयोग में लिए जाते हैं? चवर्णक और अग्र चवर्णक। यहां तक कहानी अच्छे से समझ में आई? ये जो बातें थी वो किससे संबंधित थी? दांतों से संबंधित थी। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और बताता हूं। देखो, शेर होता है ना, शेर में कितने दांत होते हैं? तो उसका आंसर होता है 30। बिल्ली जो होती है उसमें कितने दांत होते हैं? तो उसका आंसर होता है 30। कुत्ता जो होता है ना, कुत्ता, उसमें कितने दांत होते हैं? तो उसका आंसर होता है 42। कितने दांत होते हैं? 42। जबकि कुत्ते का बच्चा है ना, कुत्ते का बच्चा, उसमें कितने दांत होते हैं? तो उसका आंसर होता है 28। कितने दांत होते हैं? 28। जबकि बिल्ली का बच्चा है ना, बिल्ली का बच्चा, उसमें कितने दांत होते हैं? तो उसका आंसर होता है 26। शेर के बच्चे और शेर में कितने दांत होते हैं? 30। बिल्ली का बच्चा, बिल्ली में तो कितने दांत होते हैं? बिल्ली वयस्क हो गई, उसमें कितने दांत हो गए? 30। जबकि बिल्ली के बच्चे में कितने होंगे? 26। कुत्ते के बच्चे में कितने होंगे? 28। जबकि कुत्ता बड़ा हो गया तो उसमें कितने दांत होंगे? 42 दांत होंगे। अच्छा, अपने कैसे हैं? स्तनधारी है। अपने कैसे हैं? स्तनधारी, है ना। व्हेल मछली भी किस में आती है? व्हेल मछली वर्ग में नहीं आती है, वो किस में आती है? स्तनधारी में। डॉल्फिन भी किस में आती है? स्तनधारी में। तो आपको क्वेश्चन पूछ ले, स्तनधारी जिसे हम मैमल्स बोलते हैं, स्तनधारी जिसे हम क्या बोलते हैं? मैमल्स। स्तनधारी जिसे हम मैमल्स बोलते हैं, स्तनधारी में सर्वाधिक दांत किसके होते हैं? तो उसका आंसर होता है डॉल्फिन के। किस डॉल्फिन के? तो एक डॉल्फिन का नाम होता है स्पेंसर डॉल्फिन। स्पेंसर डॉल्फिन, इसके दांत होते हैं वो 250 से भी ज़्यादा होते हैं, लगभग 250 व 250 से ज़्यादा। तो कभी क्वेश्चन आ जाए स्तनधारियों में सर्वाधिक दांत किसके होते हैं, तो डॉल्फिन आंसर दोगे। कौन सी डॉल्फिन? स्पेंसर डॉल्फिन। और मनुष्य में कितने दांत होते हैं? 32। कितने दांत होते हैं? 32। ठीक है, यहां तक कहानी समझ में आई? ये जो सारी बातें थे ये किससे संबंधित थी? दांतों से संबंधित। इसको चाहो तो आप नोट कर सकते हो। ये कुछ पॉइंट हैं, कभी कभार पूछे गए हैं, याद कर लो तो बढ़िया है, वरना किस दांतों के क्या क्या कार्य हैं वो जरूर याद रखना। ये अपना दांत जो टीथ है वो क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। अब मुंह की बात आती है तो मुंह में 3 भाग थे, दांत थे, जीवा थी और क्या थी? लार ग्रंथियां। तो अब हम पढ़ते हैं जीवा, जिसे हम टंग बोलते हैं। तो टंग पढ़ते हैं जीवा। आपसे कोई पूछ ले जीभ है जो टंग है उसका फंक्शन क्या है, कार्य क्या है, आप आंसर क्या दोगे? स्वाद लेना।
जबकि स्वाद लेना तो जीभ का सेकेंडरी काम है। जीभ के और भी बहुत काम होते हैं। क्या काम होते हैं? जीवा जीभ होती है, वो भोजन को दांतों पे क्या करती है? स्थानांतरित करती है। जीभ के कारण ही क्या है हम बोल पाते हैं। अगर जुबान आपकी काट दी जाए यानी जीभ काट दी जाए तो क्या आप बोल सकते हो? क्या नहीं बोल पाओगे। सिर्फ आपका जो लेरिंग्स है, कंठ है, वो ध्वनि उत्पादन करेगा, लेकिन शब्द नहीं निकल पाएंगे, शब्द नहीं बना पाओगे आप। तो बोलने में भी क्या है? जीभ क्या करती है? मदद करती है। भोजन को दांतों पे क्या करती है? स्थानांतरित करती है। और शरीर के ताप को नियंत्रित करने में भी जीभ क्या है? मदद करती है। आपने देखा होगा कि गली में कुछ जानवर होते हैं, जैसे कुत्ते हो गए, गाय हो गए, वो अपनी जीभ को क्या ऐसे बाहर निकाले हुए बैठे रहते हैं। अपने सोचते हैं बेचारा भूख लगी हुई होगी, है ना, इसलिए जीभ बाहर निकाल रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता है। वो जीभ को बाहर क्यों निकाले हुए होते हैं कि उसके माध्यम से वो अपने शरीर का क्या करते हैं? तापमान को क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं। वो अपनी तरह स्वेटर, है ना, महंगी महंगी जैकेट्स नहीं पहनते हैं। वो अपने जीभ के माध्यम से ही क्या है? अपने शरीर के ताप को क्या कर लेते हैं? नियंत्रित कर लेते हैं। तो जीभ जो होती है वो शरीर के ताप को नियंत्रित करने में भी सहायता करती है। कुछ जानवर होते हैं जो जीभ को बाहर ही इसलिए निकालते हैं, वो जीभ के माध्यम से शरीर के ताप को क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं, वातावरण के अनुकूल ढाल लेते हैं अपने शरीर को ताप। तो उन्होंने, भगवान ने खुद ही ये महंगी महंगी जैकेट स्वेटर्स दे रखी है जीभ के माध्यम से। समझ में आई कहानी? तो जीभ के बहुत सारे कार्य हैं। सबसे पहले जीभ के कार्य देखते हैं। देखो जीभ के कार्य क्या है? शरीर के ताप को नियंत्रित रखना, पहला काम। दूसरा काम क्या है? बोलने में सहायता करना। तीसरा काम क्या है? भोजन को दांतों पर स्थानांतरित यानी ट्रांसफर करना। और लास्ट और चौथा काम क्या है? स्वाद यानी टेस्ट, स्वाद का एहसास करवाना। चीजें कितनी स्वादिष्ट है, स्वादिष्ट नहीं, इसका एहसास भी कौन करवाता है? अपनी जीवा करवाती है, जीभ करवाती है। और अपनी जो जीभ है उसकी लंबाई कितनी होती है दोस्तों? तो अपने जीभ की लंबाई लगभग होती है 10 सेंटीमीटर। और अपनी जीभ का जो अंग है, अपनी जीभ एक अंग है अपने शरीर का। कैसा अंग है? तो वो एक पेशीय अंग है। पेशीय अंग है, एक मस्कुलर ऑर्गन है, एक मस्कुलर ऑर्गन है। यह एक पेशीय अंग है। पेशीय अंग क्या होते हैं? वो अंग जो मांसपेशियों से बने हुए होते हैं, जिनमें हड्डियां नहीं पाई जाती है, ऐसे अंगों को हम पेशीय अंग बोलते हैं। जैसे अपना हृदय, अपना हार्ट भी क्या है? एक पेशीय अंग है जो मांसपेशियों से बना है। इसमें हड्डी नहीं है, ना ही इसमें उपास्थि है, कार्टिलेज है, ना अस्थि है ना उपास्थि है। तो जो अपनी जीभ है उसमें कोई हड्डी नहीं पाई जाती है, कोई हड्डी नहीं पाई जाती है। यानी ये कैसा अंग है? एक पेशीय अंग है। समझ में आई कहानी? इसको नोट करो, फिर आगे चलते हैं। तो ये हमने देखी क्या? लंबाई 10 सेंटीमीटर, अंग कैसा है? पेशीय अंग। और ये इसके कार्य देखे। अब देखो अपनी जो जीभ है उस पर क्या है? स्वाद गलिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती हैं? स्वाद गलिकाएं, जिसे हम टेस्ट बर्ड्स बोलते हैं, जिसकी मदद से हमें चीजें स्वादिष्ट लगती हैं। तो जीभ का कौन सा भाग है जिसके कारण हमको मीठेपन का एहसास होता है? जीभ का कौन सा भाग है जिसके कारण अपने को कड़वेपन का एहसास होता है? जीभ का कौन सा भाग है खट्टेपन का एहसास? और कौन सा भाग है जो शरीर के तापमान को भी नियंत्रित करने में मदद करता है? तो देखते हैं अपने, है ना। तो देखते हैं, देखो एक बढ़िया सी जीभ बनाते हैं। ये मान लो आपकी प्यारी सी जीभ है, ठीक है।
ये जीभ का जो आगे वाला भाग है ना, ये वाला आगे वाला भाग, ये यहाँ पे जो स्वाद गलिकाएं हैं वो किसका एहसास दिलवाती है? मीठेपन का। यानी इससे अपने को चीज़ें कैसी महसूस होती हैं? मीठी, स्वीट जिसे हम बोलते हैं। ये मीठेपन का एहसास करवाता है आगे वाला भाग, ठीक है। और जो जीभ है उसके जो ये साइड वाले पार्ट होते हैं, जीभ के जो साइड वाले पार्ट हैं, जो साइड वाले पार्ट हैं, जो साइड किनारों वाले भाग हैं, वो हमें खट्टा जो शोर होता है उसका क्या करवाता है? एहसास करवाता है। किसका एहसास करवाता है? खट्टेपन का। खट्टा जो शोर है उसका क्या करवाएगा? एहसास करवाएगा। और जो जीभ है उसके उसके पीछे वाला भाग है, जीभ के जो पीछे वाला भाग है, पीछे वाला भाग, वो हमें कड़वेपन का एहसास करवाता है। जो बीटर है, जो चीज़ें आपको कड़वी महसूस हो रही है, उसका एहसास कौन करवाता है? जीभ का पीछे वाला भाग। कहानी समझ में आई? जीभ का जो आगे वाला भाग है वो मीठेपन का एहसास करवाता है, किनारे वाले भाग हैं वो खट्टेपन का एहसास करवाते हैं, और पीछे वाला भाग है वो कड़वेपन का एहसास करवाता है। और जीभ का जो बीच वाला पार्ट है, ये जो बीच वाला पार्ट है, ये जो बीच वाला पार्ट है, ये जो मध्य वाला भाग है, ये किसका एहसास करवाता है? ये एहसास किसी का नहीं करवाता, यही शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है। यानी शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है। और एहसास की बात करें तो एक चीज़ का एहसास करवाता भी है, वो है इससे अपने को चीज़ें कैसी महसूस होती हैं? साल्टी। कैसी महसूस होती है? नमकीन। समझ में आई बात? वापस से समझाता हूँ। आगे वाला भाग है वो मीठेपन का एहसास करवाता है, पीछे वाला भाग है वो कड़वेपन का एहसास करवाता है, साइड किनारे वाला जो भाग है उसे हम खट्टेपन का एहसास होता है, बीच वाला भाग है वो शरीर के ताप को नियंत्रित करने में मदद करता है, बीच वाला भाग है वो शरीर के ताप को नियंत्रित करने में मदद करता है, और बीच वाला भाग है वो नमकीन, सोल्टी फील करवाता है, महसूस करवाता है। वस्तुएं नमकीन, सोल्टी महसूस होती है, वो जो स्वाद आता है वो किसके कारण? बीच वाले भाग के कारण। इसको नोट करो, फिर आगे चलते हैं। आई बात समझ में? तो देखो, अपने पढ़ रहे हैं माउथ, मुंह, उसमें अपने पढ़ लिया जीवा, और उसमें पढ़ लिए दांत। जीभ के बारे में इतना ही है, इतनी बातें ध्यान रखना। जीभ की लंबाई कितनी, कैसा अंग है, पेशी अंग है, उसके कार्य क्या है, और कौन कौन से भाग हैं। जीभ पर स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है? स्वाद कलिकाएं, जिनके कारण अपने को स्वाद का एहसास होता है। स्वाद कलिकाएं जिन्हें हम बोलते हैं टेस्ट बर्ड्स, जिनके कारण अपने को स्वाद का एहसास होता है ना। तो जीभ का कौन सा भाग है जिसके कारण मीठेपन का, कौन सा भाग है जिसके कारण कड़वेपन का, कौन सा भाग है जिसके कारण खट्टेपन का, एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा। बात समझ में आई? आगे चलें। अब मुंह का तीसरा भाग कौन सा है? तो उसका आंसर है लार ग्रंथियां, सैलिवरी ग्लैंड्स, जिसे हम क्या बोलते हैं? लार ग्रंथियां। ये मुंह का तीसरा भाग हो गया। लार ग्रंथियां अपने मुंह में 3 प्रकार की होती है। एक होती है पैरोटिड, पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड, जिसे हम पैरोटिड लार ग्रंथि कहते हैं। एक होती है सब लिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड, सब लिंगुअल लार ग्रंथि, और एक होती है सब मैंडिबुलर सैलिवरी ग्लैंड, सब
मैंडिबुलर लार ग्रंथि। ये जो लार ग्रंथि होती है ये कहाँ पे होती है? कान के नीचे, ठीक है। ये जो लार ग्रंथि होती है सबलिंगुअल, ये किसके नीचे? ये होती है जीवा के नीचे। आपकी जो जीभ है जीवा, उसके नीचे होती है, ठीक है। ये जो लार ग्रंथि होती है ये होती है जबड़े के नीचे, जो नीचे वाला जबड़ा है उसके नीचे, नीचे वाला जबड़ा है उसके नीचे, जबड़े के नीचे सब मैंडिबुलर, जीवा के नीचे, जीभ के नीचे जो होती है वो सबलिंगुअल होती है, और पैरोटिड लार ग्रंथि होती है वो कान के नीचे होती है। तो ये 3 प्रकार की लार ग्रंथियां हैं, इसको आप नोट करें, फिर हम आगे चलते हैं। नोट किया? आगे चले। अब देखो ये जो लार ग्रंथि है इसको मैं शॉर्ट में लिखता हूं SG, जिसे हम सैलिवरी ग्लैंड बोलते हैं, लार ग्रंथियां बोलते हैं। इन लार ग्रंथियों से क्या निकलती है? लार निकलती है, सलाइवा निकलता है, लार निकलता है। और ये जो लार होता है ना, इसका pH होता है 6.4 से 6.8, ये एक रेंज है, ठीक है। यानी ये जो लार होती है वो किस प्रकृति की होती है? तो उसका आंसर होता है अम्लीय प्रकृति की होती है। ये जो लार है वो अम्लीय प्रकृति की है, एसिडिक नेचर की है। ये जो लार है वो अम्लीय प्रकृति की है, एसिडिक नेचर की है। अपने मुंह में लार है, लार ग्रंथियां हैं, लार ग्रंथियों से क्या स्रावित होती है? लार। इस लार की pH होती है 6.4 से 6.8। ये क्या होती है? अम्लीय प्रकृति की होती है, जो भोजन को पचाने में क्या करती है? सहायता करती है। इन लार ग्रंथियों में, इन लार में क्या पाए जाते हैं? एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एंजाइम पाए जाते हैं। तो मुख्यतः 2 प्रकार के एंजाइम होते हैं, एक होता है टाइलिन, एक कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन एंजाइम होता है, और एक होता है लाइसोजाइम, लाइसोजाइम एंजाइम। एक होता है लाइसोजाइम एंजाइम, लाइसोजाइम एंजाइम। इतना नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। किया नोट? क्या बात बताई? एक छोटा सा रिवीजन लेते हैं। देखो अपने मुंह में लार ग्रंथियां हैं, जिसमें सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है पैरोटिड। सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? पैरोटिड। इन लार ग्रंथियों से लार का स्त्रावरण होता है, जिसका pH होता है 6.4 से 6.8। अपने मुंह में जो लार होती है वो किस प्रकृति की होती है? अम्लीय प्रकृति की होती है। pH जो होता है वो अपने को अम्लीयता क्षारीयता के बारे में बताता है। pH स्केल पढ़ेंगे अपने केमिस्ट्री में। इन लार से क्या निकलते हैं? एंजाइम निकलते हैं, जो भोजन को पचाने में सहायता करते हैं। और 2 प्रकार के एंजाइम होते हैं, एक होता है टाइलिन और एक होता है लाइसोजाइम। अब देखो किस एंजाइम का क्या काम है। अपने भोजन में क्या होता है? स्टार्च होता है। अपने भोजन में क्या होता है? स्टार्च। स्टार्च क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। ये जो टाइलिन एंजाइम है, कौन सा एंजाइम? टाइलिन एंजाइम। ये जो टाइलिन एंजाइम है ये इस स्टार्च को किस में बदल देता है? माल्टोज में बदल देता है। किस में बदल देता है? माल्टोज में। यानी कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ, और ये पाचन हुआ कैसा? आंशिक पाचन हुआ है। ये कैसा पाचन है? आंशिक पाचन है। ये पार्शियल डाइजेशन होता है। आंशिक पाचन, पूरी तरीके से पाचन नहीं हुआ है। अपने मुंह में उपस्थित टाइलिन नाम का एंजाइम है, वो स्टार्च को माल्टोज में बदल देती है, ठीक है। अब ये जो माल्टोज है वो एमाइलेज एंजाइम की सहायता से किस में बदल जाता है? ग्लूकोज
प्लस ग्लूकोज में बदल जाता है। माल्टोज होता है उसमें ग्लूकोज की 2 इकाइयाँ होती है, ये ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में बदल जाता है। कौन सा एंजाइम की सहायता से? एमाइलेज एंजाइम की सहायता से ये किस में बदल जाता है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में बदल जाता है। ये जो प्रक्रिया होती है ये होती है मुंह में। कहाँ होती है? मुंह, माउथ में होती है। और ये जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, वो कहाँ पे होती है? ये वाली प्रक्रिया ये होती है छोटी आंत में। कहाँ पे होती है? छोटी आंत में। और ये एक कैसा पाचन है? ये एक पूर्ण पाचन है, एक कंप्लीट डाइजेशन है। कैसा डाइजेशन है? कंप्लीट डाइजेशन है, पूर्ण पाचन है। बात समझ में आई क्या दोस्तों? मैंने आपको क्या बताने की कोशिश की है? अपने मुंह में हम भोजन करते हैं, जैसे आलू हो गया, चावल हो गया, मक्का हो गया, उसमें कार्बोहाइड्रेट होती है। कौन सी कार्बोहाइड्रेट? स्टार्च। तो अपने मुंह की लार में एंजाइम होता है टाइलिन नाम का एंजाइम, जो उस स्टार्च को माल्टोज में बदल देती है। स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है, माल्टोज एक डाइसेकेराइड है, ठीक है। और ये जो पाचन हो रहा है ये कैसा है? आंशिक पाचन है। फिर भोजन पेट में चला जाता है, पेट से छोटी आंत में चला जाता है। तो छोटी आंत में एंजाइम होता है एमाइलेज एंजाइम। वो क्या करता है? वो इस माल्टोज को ग्लूकोज में क्या कर देता है? परिवर्तित कर देता है। यानी छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होता है और मुंह में भोजन का कैसा पाचन होता है? आंशिक पाचन होता है। आई बात समझ में? नोट करो, फिर आगे चलते हैं। फिर एक एंजाइम मैंने और बताया, कौन सा एंजाइम? लाइसोजाइम एंजाइम। एक एंजाइम मैंने और बताया आपको, कौन सा एंजाइम? लाइसोजाइम एंजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम, ठीक है। ये जो लाइसोजाइम एंजाइम है, ये जो लाइसोजाइम एंजाइम है, इसका काम क्या है? ये भोजन में उपस्थित जो हानिकारक बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनको नष्ट करने का काम कौन करता है? ये लाइसोजाइम एंजाइम करता है। इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है भोजन में उपस्थित बैक्टीरिया, जिसे हम बोलते हैं जीवाणु, भोजन में उपस्थित बैक्टीरिया, जीवाणु को नष्ट करना। ये किस एंजाइम का काम है? लाइसोजाइम एंजाइम। नोट करो इसे। आई बात समझ में दोस्तों? ये अपने ने अभी तक डाइजेस्टिव सिस्टम का जो ऑर्डर है उसमें एक पार्ट किया है माउथ। सबसे पहले माउथ था, फिर इसोफेगस, फिर स्टोमैक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो अपने ने माउथ पढ़ा, माउथ में टीथ पढ़े अच्छे से। सबसे इंपॉर्टेंट होता है माउथ, इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं, टीथ से दांतों से संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर टंग पढ़ी, जीवा, और फिर लार ग्रंथियों के बारे में पढ़ा। कल हम पढ़ेंगे इसोफेगस, स्टोमैक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। यानी इसका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो इसके आगे की कहानी को बताएगा। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसको बार बार देखें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।